सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान की डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे वैभव सिंह, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वैभव, आप आए और मैं बलूचिस्तान का ना पूछूं, ये तो नहीं हो सकता। तो बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, कहा जा रहा है भारत करवा रहा है। अब हर चीज में जो है वो भारत का नाम लिया जा रहा है। बलूचिस्तान की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब रही है इस बीच में, जब भारत के साथ टेंशन चल रही थी। वहां पर अटैक्स भी ज्यादा हुए हैं और अब डॉक्टर मारंग बलोच को भी एक तरह से टेररिस्ट ही बना के बताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बलूचिस्तान में तो अभी आपने देखा होगा, ज़ल्मे खलीलजाद ने खुद ही अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। उन्होंने बताया कि 15 से 20 मार्च के बीच में जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है आईसिस, उसका जो ट्रेनिंग कैंप था आपके यहाँ पे मस्तुंग जिले में, बोलान नदी के किनारे, उसके ऊपर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने और जो बलोच सेपरेटिस्ट है, इन दोनों ने मिल करके अटैक किया और 30 से ज्यादा जो आईसिस के फाइटर्स थे वहां पे, उनको उन्होंने मौत के घाट उतारा। जिसके जवाब में अभी परसों आईसिस वालों ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया है और उन्होंने बताया कि जो बलोच सेपरेटिस्ट जितने भी हैं, ये सारे के सारे बलोच सेपरेटिस्ट और जो टीटीपी वाले हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, ये सारे के सारे जो है वाजिबुल कत्ल है और ये सारे के सारे काफिर हैं। इनको मारना जायज है और अब हर एक उस मुसलमान के ऊपर फर्ज हो गया है जो कि अल्लाह और उसके पैगंबर को मानता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने ऑफिशियली रिलीज की है और उन्होंने कहा कि हमारा नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट था बलोच सेपरेटिस्ट के साथ, जिसको इन्होंने वायलेट किया है, हमको धोखा दिया है और इन्होंने हमारे कैंप के ऊपर, अब उन्होंने भी ऑन कर लिया परसों। तो जब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब ज़ल्मे खलीलजाद ने ये बात कही थी, तो उस समय जो है कोई नहीं मान रहा था। अब आईसिस वालों ने खुद वीडियो स्टेटमेंट इशू कर दी परसों रात में। तो अगर ये माने ना, तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान के जो आर्मी और आईएसआई, ये जो नया इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, जिसमें इनका प्लान ये है कि हम आईसिस को यूज करेंगे एज एन एंटीडोट अगेंस्ट टीटीपी एंड बलोच सेपरेटिस्ट, और अफगानिस्तान को भी फिक्स करने के लिए। तो ये इनको बैकफायर करेगा। और मैं आपके प्रोग्राम पे आज ये बात बोल के जा रहा हूँ कि ये चीज जो है ना, ये इनको इतनी बैकफायर करेगी कि आपके यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत वर्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान को आज तक आईएसकेपी का कोई भी फाइटर पाकिस्तानी आईएसआई ने हैंड ओवर नहीं किया। आपने शरीफुल्लाह उठा करके दे दिया, जो एबी गेट वाला जो की अक्यूज था, काबुल में जो एयरपोर्ट पे जो बॉम्बिंग की थी इसने अमेरिकन विड्रॉल के टाइम पे, उसको उठा के ट्रंप को दे दिया, क्योंकि ट्रंप के गुड बुक्स में आना था। ठीक है, लोन चाहिए था। आपने इसको ईरान वाले को भी वापस कर दिया, आपने रशिया वाला भी वापस कर दिया, आपने जो अजरी चार थे उनको भी वापस कर दिया, उठा करके दे दिया आईसिस वालों को, अजरबैजान को। लेकिन अफगानिस्तान को एक भी आपने नहीं दिया आज तक। और आप मुझे ये बताती हैं कि मस्तुंग में ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है और बिना पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के मर्जी के बिना लगा हुआ है वहां पे, आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो गेम खेलने शुरू किया है ना इन्होंने, आसिम मुनीर ने, और अभी तुर्की भी गए थे, तो तुर्की से भी ये आईसिस, भाई तो आईसिस के जो माई बाप हैं वो तो सीआईए थी। ठीक है, सीआईए ने बनाया उनको, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उनको सारा सपोर्ट किसने दिया था? वो तुर्की ने दिया था, एर्दोगान ने दिया था। जो दुनिया भर से फाइटर्स आ रहे थे आईसिस के लिए लड़ने के लिए, वो लैंड कौन से एयरपोर्ट पे करते थे? इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। इस्तांबुल एयरपोर्ट से उनको इराक के अंदर, सीरिया के अंदर ले जाने के लिए गाड़ी देना, उनको खाना देना, उनको फूड पैकेट, ये सारी चीज पैसा देना, ये कौन दे रहा था? वो टर्किश गवर्नमेंट दे रही थी, टर्किश इंटेलिजेंस दे रही थी सीआईए के साथ मिलकर के। तो वो जो सारे फाइटर्स थे, वो सारे के सारे फाइटर्स तो उनके हैं, टर्की के हैं। तो उनके पास बहुत सारे अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये गए थे मांगने कि जी हमें कुछ और भी दे दे, अरब दे दें, क्योंकि अब तो लाहौर में और सरगोधा में बम फटने लग गए, मतलब इंडिया अटैक करने लग गया बहावलपुर में। तो हम ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें इनको नहीं यूज करना। अब हम अरब ले आएंगे कि जाके अब अरब में रिटेलिएट करो, तुम जाकर के बलूचिस्तान में कैंप लगाएंगे, जाके बलूचिस्तान में तुम उनके कैंप तबाह करो। ठीक है। तो ये जो नया गेम शुरू किया है ना, इसमें अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, ये अगर ये तीनों मिल गए मुनीर के खिलाफ या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, और इन्होंने ये कर लिया कि ठीक है अब इनको हम मिलकर ही फिक्स करेंगे, तो फिर आपके सिचुएशन कितनी ग्रेव होगी आइडिया नहीं है। और आप याद रखिएगा, आप कितने भी आईसिस के फाइटर्स वहां हायर कर लीजिए या आप उठा करके वहां अरब से ले आइए,
जो पश्तून हैं या ये जो टीटीपी वाले हैं या जो अफगान तालिबान है, इनके पास जितने सुसाइड बम्बर थे, इतने सुसाइड बम्बर आप कभी तैयार नहीं कर पाएंगे। और अगर आकर के वो फटने लग गए, अपने आप को कराची में लेकर फटने शुरू कर दिया, इस्लामाबाद में, लाहौर में, सक्कर में, सियालकोट में, आपकी हालत क्या होगी, आपकी रियासत की? आप ये सोचिए। अभी तो टीटीपी ने ये किया हुआ था ना कि भाई हम सिर्फ फौजी टारगेट्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि टीटीपी ने कुछ साल पहले ये बंद कर दिया। पहले वो पब्लिक हम्म, प्लेस में भी करते थे, फिर उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट को करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको मजबूर किया और वो सिविलियन एरिया में फटने शुरू हो गए, तो फिर जो पाकिस्तानी आवाम है, फिर वो ये नहीं कर सकती। और ये आप याद रखिएगा, जो टीटीपी वाले हैं, वो उन्होंने अहद किया कि हम सिविलियन एरियाज में नहीं फटेंगे। अफगान तालिबान के सुसाइड बॉम्बर से उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं करी ऐसी। तो अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? तो ये जो गेम खेल रहे हैं, ये बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हैं। और बलूचिस्तान को जो इन्होंने यूज करना शुरू किया है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। और ये गलत कर रहे हैं, अपनी आवाम के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन ये इससे अचीव क्या करना चाहते हैं? अगर ये वाकई में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके ख्याल से ये क्या अचीव करने के लिए करेंगे? मतलब ये साफ बेसिकली नुकसान है, आप बता रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है नुकसान। यही तो मैं कह रहा हूं ना, इनको ये लग रहा है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ और बलूचों के खिलाफ और इंडिया को, हम इन सबको एक ही तीर से हम 3 निशाने लगा लेंगे। ठीक है, हम अफगानिस्तान को भी फिक्स कर देंगे कि वो टीटीपी को सपोर्ट बंद करें। हम इंडिया को भी फिक्स कर देंगे कि भाई देखिए, हमारा तो कोई अरब है, ये तो बलोच है, ये तो फलाने है ढिकाने हैं, ये तो कैंप तो बलूचिस्तान में, पंजाब में तो है नहीं, तो यहाँ तो करो ही मत, जाकर के वहां जो करना है करो। तो ये जो इनका है ना, गलतफहमी इन्होंने पाल रखी है। इनको ये लगता है क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। भाई इंडिया को पता है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि भाई कौन सपोर्ट कर रहा है इनको, कौन इनको असलहे दे रहा है, कौन इनको अलाउ कर रहा है बेस कैंप्स। तो वो आपके पीछे आएंगे, वो उनके पीछे नहीं जाएंगे। उनको तो मार ही रहे हैं, उनको तो मारेंगे ही, लेकिन छोड़ेंगे वो फिर आपको भी नहीं, फिर वो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और फिर जब आप ये कहेंगे कि देखिए, हम तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और अफगानिस्तान और इंडिया हमको लड़ने नहीं दे रहा, हमारे राह में रोड़े डाल रहा है। देखिए, हमने तो शरीफुल्ला भी उठा के दे दिया, देखिए हमने तो रशिया को भी दे दिए, देखिए हमने तो तुर्की को भी दे दिया, अजरबैजान को भी दे दिया। ये जो गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम उल्टा पड़ेगा। यही मिसकैलकुलेशन है, जो मिसकैलकुलेशन इन्होंने वॉर ऑन टेरर के समय की, कि जब अफगान तालिबान को एक तो क्वेटा शूरा, पेशावर शूरा बना करके आपने जगह दी अपने यहाँ, ऊपर से आप अमेरिका के साथ लड़ भी रहे थे, तो हम तब भी कह रहे थे ये आपको महंगा पड़ेगा। तब आपको अशरफ गनी की और हामिद करजई की गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी, ठीक है, तो आप इनको सपोर्ट कर रहे थे। हम कह रहे थे कि आपको काटेंगे, ये नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो जब हामिद करजई की गवर्नमेंट गिरा के इनको इंस्टॉल कराया, सरीना होटल में जाकर चाय पिया आपने, अब आपको उनसे प्रॉब्लम हो गई, अब आपको उनको हटाना है जिनको आप बिठा के रखा था, ठीक है। अब आप कह रहे थे इस्लामिक स्टेट वाले जो है ना, हम इनको लेके आएंगे, ये है असली खिलाफत, ये है असली इस्लामी रियासत, ये सही बनाएंगे, ये गलत वाली बन गई है, ठीक है। तो अगर हम आपको आज भी समझा रहे हैं कि ये जब इनको लेके आएंगे ना, तो ये उनसे ज्यादा मारेंगे, लेकिन अभी आपको सही रियलाइज हो रहा, ठीक है। ये अभी भाई, अशरफ गनी वॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसी भी थी, अमेरिकन सपोर्ट पे थी, बैसाखियों पे थी, बट थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो आपके खिलाफ उतनी कार्रवाइयां करती थी जितनी अफगान तालिबान कर रहा है? नहीं, नहीं करती थी ना। नहीं, नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जितनी अफगान तालिबान कर रहा है, इस्लामिक स्टेट वाले जो गर्दन काटते हैं वीडियो बना करके, ठीक है, ये आएंगे तो ये क्या करेंगे आपके साथ? तो आपके यहाँ तो जीनियस बिल्कुल। बड़े बैठे हैं ना, आपके यहाँ जीनियस बड़े बैठे हैं, तो वो जीनियस बैठे बैठे वॉर गेमिंग करते ही रहते हैं। तो उस वॉर गेमिंग में आप भुगतिए उसकी कीमत। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी आपसे कि आज जैसे मैंने कहा कि हम तो आज जश्न मना रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर बने थे 27 साल पहले। कोई न्यूक्लियर पावर होने से कोई फर्क पड़ा क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान को, कि आपस में ना लड़े या हमसे कोई डरे? कम से कम हमसे, हमारे न्यूक्लियर बम से ही डर जाए। कुछ दिखता है आपको? आपसे जब अफगानिस्तान के अफगान तालिबान नहीं डर रहे, ठीक है, आपसे जब बलोच नहीं डर रहे, आपसे पश्तून नहीं डर रहे, तो यार इंडिया जैसी रियासत ने और दुनिया ने क्या ही डरना है आपसे? दुनिया में किसी ने नहीं डरना। और देखिए, एक हर स्टेट की ना एक वैल्यू होती है, किसी की इंटेलेक्चुअल वैल्यू है कि भाई वो देश जो है दुनिया को इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ा रहा होता है। किसी की साइंटिफिक वैल्यू होती है, वो साइंस टेक्नोलॉजी में वो मुल्क की अलग लेवल की कंट्रीब्यूशन होती है। कुछ की ह्यूमन राइट्स की वैल्यू होती है कि भाई वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के दुनिया में। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसकी न्यूसेंस वैल्यू है, ठीक है। लोग पाकिस्तान को उतने इंटरटेन करते हैं कि जितने में ये न्यूसेंस ना करें, ठीक है। इनको चाहिए $500 बिलियन, ठीक है, तो 200 दे दो, 300 पेंडिंग रखो, 300 6 महीने बाद देना इनको, ठीक है। कंट्रोल में रहे 6 महीने कम से कम,
आपको क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड बैंक के पास 10 20 25 बिलियन डॉलर नहीं है आपको एक साथ देने के लिए? है, जब चाहे तब दे सकते हैं, लेकिन वो आपको एक पैर पे क्यों नहीं खड़ा करते? वो कहते नहीं, इनको सिर के बल खड़ा रखो, जिस दिन ये पांव पे खड़े हो गए ना, उस दिन इन्होंने जीने नहीं देना दुनिया में किसी को, ठीक है? वो तो और आप रीजन लोग में के तो ऊपर भी इल्जाम है, वो तो आपके ऊपर भी इल्जाम है कि आप लोग भी हमारे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, रोकने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं। तो हम तो दुनिया को बताते हैं ना जाकर के कि भाई इनको पैर पे खड़ा कर दोगे, इन्होंने पूरी दुनिया में ना नाच नाच करके सब कुछ मिट्टी पलीत कर देनी है। आप देखिए ना, आप मुझे बताएं, आप सोचिए कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है दुनिया की जिसके ऊपर तालिबान आरोप लगाता है कि आतंकवाद कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आप इमेजिन करके देखिए, आपके खिलाफ टेररिज्म का आरोप तालिबान जैसी तंजीम लगाती है कि आप टेररिज्म कर रहे हैं। मतलब इंडिया करे या कोई करे, समझ में आता है जिसको दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी जिसको आतंकवादी बोले, तो आप सोचिए आप कितने बड़े आतंकवादी स्टेट होंगे। तो ये आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद भी तो देखें ना। आपको पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है, मीडिया पूरी कंट्रोल में है, मीडिया कुछ दिखाता नहीं, कुछ बताता नहीं। मीडिया जो है वो पूरा का पूरा स्टेट का नैरेटिव, आर्मी आईएसपीआर का नैरेटिव पुल करता है। आम इंसान जो नौकरी पेशा है वो अपने दफ्तर जाता है, दफ्तर से घर आता है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अपने बीवी बच्चे पाल रहा है, उसने वही टीवी चैनल देखना है, वही न्यूज चैनल देखना है, उसमें वो गवर्नमेंट का नैरेटिव आ रहा है, पाकिस्तान आर्मी का, आईएसपीआर का, और डेली आ रहा है। वो 24/7 365 डेज काम करते हैं इसी चीज पे। तो उसको लग रहा है कि हाँ जी हम तो बड़े अच्छे हैं, ठीक है। फिर अचानक से बम फटता है, कहीं कोई हमला होता है, फिर वो चालू हो जाते हैं कि देखिए अफगानिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, बलोचों ने ये कर दिया, ईरान ने ये कर दिया, और हमारे खिलाफ साजिशें हो गई, हमारे इतने लोग मर गए। वो इंसान कहता है हाँ जी अफगानिस्तान भी बड़े खराब है, इंडिया भी बड़ा खराब है, ईरान भी बड़ा खराब है। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि यार यही लोग अफगानिस्तान के अंदर जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही हैं, इस्लामिक स्टेट वाले जो करवा रहे हैं, उनको अपने यहाँ ये पाल के बैठे हैं। इंडिया में जो लोग मर रहे हैं पिछले 15-20 साल से, वो सारी सारी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर बनी बैठी हुई हैं। जो बलोचों के खिलाफ जो वहां पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो 1948 से अभी तक इतने ऑपरेशंस हुए, उसके बारे में आप अपने लोगों को कुछ पढ़ाते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है, वो कहीं न्यूज में ही नहीं आता है, ठीक है। जो मास ग्रेव्स निकलती हैं उन्होंने सुना ही नहीं उसके बारे में। तो मैं पाकिस्तानियों को एज अ इंडिविजुअल नहीं मैं उसको अक्यूज करता हूँ, क्योंकि यार उनको बताया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। इसलिए हमने जिम्मेदारी ली कि हम बताएं। सोशल मीडिया कम से कम आया, कम से कम उनको बताएं तो सही कि यार उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ वारदात डाली क्या जा रही है। लेकिन खैर वो तो आप, हमारे लोग भी आपके मीडिया को गोदी मीडिया, हमारे मीडिया को फौजी मीडिया कहते हैं, वो तो कहा जाता है यार आप मुझे दोनों तरफ। बताइए, नहीं आप मुझे बताइए, इंडिया में ध्रुव राठी है, ठीक है, रवीश कुमार है, अभिषार शर्मा है, अरुंधति रॉय है इंडिया में, वो खुलेआम बोलती है कि इंडिया के 25 टुकड़े हो जाने चाहिए। कभी आज तक उठा के उसे किसी ने जेल में डाला है? कभी किसी ने उसके खिलाफ ईडी की रेड करी है? कभी उसके अकाउंट फ्रीज करें? कभी उसके आने जाने पे रोक लगाई है? मतलब क्या बात करते हैं कि इंडिया में गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, सारे 24 घंटे बैठे गालियां देते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया के खिलाफ सेमिनार अरुंधति रॉय करती हैं, इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया के खिलाफ किताबें अरुंधति रॉय लिखती हैं। आज तक उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद कहते हैं जी गोदी मीडिया है, तो कहते हैं कॉमन सेंस लगाए ना, रियलिटी तो कुछ और है। आप नहीं मानना चाहते ना माने, आपकी मर्जी है। नहीं खैर, ये बात तो खैर सही है बिल्कुल कि आपके यहाँ इस किस्म का कोई एक्शन नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि कभी अकाउंट फ्रीज कर दी और कभी कुछ और परेशान किया। डेफिनेटली ये चीज तो पाकिस्तान में है, और यहाँ तक तो आपका मीडिया आजाद है। कल भी मैं देख रही थी, वो जो राजदीप सरदेसाई है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को पीओके दे दीजिए और जो एलओसी है उसको बॉर्डर डिक्लेयर कर दें, तो वो आराम से वो बात कर रहे थे इंडिया टुडे पे। तो आप पाकिस्तान में बोल इतना के देखिए मीडिया पे, नहीं, जो इंडियन पॉसिबल नहीं कश्मीर है। है, इंडिया का जो कश्मीर है वो इंडिया को दे दें और एलओसी को परमानेंट बॉर्डर डिक्लेयर कर ले, बोले कोई, ठीक है। नहीं, वो सीतापुर की चॉकलेट खाई थी ना हामिद मीर ने, एक और खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया वैभव, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आरजू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और वैभव सिंह का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा वैभव सिंह ने सीधा पाकिस्तान को चेतावनी दी, जो वो बलूचिस्तान में खेल कर रहा है वो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर
चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।